देखो ये पार्ट एक में पहली चीज़ जो है हमारे पास, इसमें दो चीज़ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और दूसरी है इसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का। तो इसमें हम पहली चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखो इसमें क्या, यूक्लिड एक गणितज्ञ था, उसने कुछ प्रमेय दी है हमारे, और इसमें हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है विभाजन प्रमेय का। ये कुछ ऐसे कहते हैं, यदि दो संख्याएं हैं ए और बी, ये इन्होंने तो हमारे लिए प्राकृत संख्याओं के लिए दी थी केवल ये अपनी प्रमेय का, लेकिन इसे बाद में सिद्ध करके हमने पूर्णांकों के लिए भी बना ली हमने, मतलब जो बाकी बाद के गणितज्ञ थे। अब कैसे हैं, अब ये पूर्णांकों के लिए भी बन गई। यानी कि इन्होंने तो केवल इनके लिए बनाई थी, लेकिन अब हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूर्णांकों में। पूर्णांकों में क्या आता है, सभी के सभी -3 -2 -1, यानी कि माइनस के सारे नंबर्स 0 और 1 2 3 4 ये सब। लेकिन जीरो के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इसे, केवल पूर्णांकों के लिए, उसमें से जीरो घटा दो बस। ठीक है, अब देखो क्या है ये परिमेय। मान लीजिए दो संख्याएं हैं या दो पूर्णांक है, यदि ए और बी दो पूर्णांक है, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जहाँ पे आर जो है वो हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। आर क्या होगा, b से तो छोटा और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। इस साइन का मतलब है ग्रेटर और इक्वल टू, इसका मतलब है लेस देन। ठीक है, यानी कि b से छोटा और 0 से बराबर या बड़ा आर की वैल्यू होगी। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, अगर वैसे ही समझाने की बात करें तो देखो, a कोई संख्या है और b कोई संख्या है। मान लीजिए a हमारा 5 है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक संख्या है और इसको हम b से भाग दें। ठीक है, a संख्या को b से अगर हम भाग दें तो मान लीजिए क्या ऊपर हमने इसको भाग दे दिया और जो हमारा शेषफल आया आखिरी में वो r आ गया। ठीक है, एक संख्या a को b से भाग दिया और हमारा जो भागफल आया वो आगा q और शेषफल आगा r। तो इसी चीज को हमने कंबाइन रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो अंदर की चीज है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, भाजक, ये क्या हो गया भागफल, ये क्या हो गया हमारा भाज्य, और ये क्या होगा हमारा शेषफल। ठीक है, तो जो भाज्य है हमारा वो बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज अब सेम यही चीज ऊपर है। ठीक है, बस इनके जो नाम थे अब इनके मान रख दो, जो मान था यही होगा क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, भाज्य a, भाजक b, भागफल q और शेषफल होगा हमारा r। ठीक है, अब इन्हें इस्तेमाल करके देखते हैं एक संख्या के लिए। देखो मान लीजिए एक संख्या ले लिया हमने 9, ठीक है, और एक ले लिया 3। ठीक है, 3 ना लो, आप 2 लो। ठीक है, तो a तो हमने पहली संख्या को मान लिया, दो संख्याओं के लिए यहाँ पे लिख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं भी
दो पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक अगर ए और बी है तो उनमें हम ये चीज़ लगा सकते हैं। अब देखो ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया, ठीक है। अब था क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब ए तो होगा हमारा 9, बी क्या हो गया हमारा 2। तो अब तक तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम बराबर अगर करें तो कैसे करेंगे कि 2 से इसे कितनी बार काट सकते हैं 9 को। अगर डायरेक्ट भाग देना आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी ऐसे भाग तो बच्चों को भी सिखाते हैं। 9 को 2 से भाग दिया, 2 चौक 8, 1 से इस फल आ गया, तो भागफल क्या आगा हमारा 4, तो 2 गुना 4 और प्लस में क्या शेषफल 1, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार लिख दिया इस संख्या को, ठीक है। 9 बराबर 2 गुना 4 प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू और ये हमारा आर, ठीक है। अब जो ये आर होगा हमेशा बी से या तो छोटा होगा, ठीक है, मतलब बी से तो हमेशा छोटा होगा, 2 नहीं होगा ये कभी भी, 2 से हमेशा छोटा ही होगा। अब आर या तो 0 हो सकता है या फिर इससे बड़ा, ठीक है, 0 से। और संख्या देखते हैं, जैसे 36 को अगर हम, मतलब एक संख्या 36 होगी, एक 6 होगी, ठीक है। ये ओ हो गया और ये बी हो गया, तो 36 बराबर क्या हो गया 6। अब 6 से ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 छंग 36 पूरा हो गया, लेकिन प्लस में भाग ये शेषफल क्या होगा हमारा 0, तो शेषफल आ गया 0, आर क्यू बी और ये हमारा ए, ठीक है। अब भी देखो आर जो है हमारा वो बी से छोटा ही है, यानी कि 6 से छोटा ही है 0, जो कि ये सिद्ध हो रहा है इसमें पहले से ही, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कर दें 36 बराबर 6 गुना 5 प्लस 6, 6 पंजे 30 प्लस 6 36 और इधर भी 36, बात तो सही है, ठीक है, मैथ के हिसाब से सही है। लेकिन अगर यूक्लिड पर विभाजन परिमेय का देखें तो उसमें ये चीज़ पहले से ही कही गई है कि आर को हम जब भी रखेंगे उसे हम बी से छोटा ही रखेंगे, यानी कि ये जो 6 है इससे छोटा रखेंगे, ठीक है। तो इससे छोटा कैसे रखेंगे, जब इसको पूरी तरीके से काटेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 बार चल सके था पड़ा, लेकिन हमने 5 ही बार चलाया, तो हमें 6 बार ही चलाना पड़ेगा, जितनी बार भी अधिक से अधिक बार चला सके इतना चलाएंगे। तो ये ऊपर देखो 6 बार चलाया हमने और भागफल शेषफल आ गया हमारा 0, भागफल आ गया 6, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज है, यूक्लिड विभाजन, इसी का सब टाइप है, ऐसे बोल सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यानी कि इसकी परिमेयिका को इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। जैसे इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं दो संख्याओं का। जैसे दो संख्याएं दे दी हमें 35 और 70, ठीक है, 35 और 70 हमें दो संख्याएं दे दी, ठीक है। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा के इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हमें पता है यूक्लिड विभाजन, देखो ये 35 है और ये 70 है, हमें पता है कि 70
बड़ा है 35 से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे बड़ी संख्या को ही हम a मान लेंगे। ठीक है, तो a बराबर हो गया हमारा 70 और b हो गया हमारा 35। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे HCF निकालने के लिए, जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसको लगाते जाएंगे बस। तो लिखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, अब देखो 70 है यहाँ पे a बराबर में क्या b। अब b को फिर 35 का पारा मतलब 35 से 70 को काटना है। 35 से कम 35, 35 दूनी 70, ये तो पूरा कट गया। तो 35 गुना 2 70 तो हो गया, लेकिन प्लस में यानी कि शेष फल में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। यदि कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। ठीक है, और ऐसा हमें तब तक करते रहना है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। अगर शेषफल 0 आ गया तो यही हमारा जो भाजक था यानी कि जो हमारा b था वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, या फिर चूंकि शेषफल 0 है इसलिए HCF किस किस का 35 और 70 का HCF बराबर है कितना, जो हमारा भाजक है यानी कि 35। ठीक है, एक और देखते हैं ऐसे, जैसे 60 है और एक 250। ठीक है, 60 और 250 लिया हमने दो संख्या। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। चलो माना a बराबर 250, b बराबर 60। बड़ी संख्या को a मान लिया, छोटी को 60 मान लिया, छोटी को b मान लिया। ठीक है, चलो उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ठीक है, देखो a को इस तरफ रखा बराबर, b को रखा 60। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम 60 से इसे काटेंगे। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 थी 180 और 60 चौका 240। ठीक है, 4 बार कट गया 240, बचे 10, तो 10 को हमने यहाँ पे प्लस में कर दिया। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 60 से इसको काट के देख लो, 4 बार चल गया 240, बचे 10। 60 से 10 को नहीं काट सकते तो यही हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा भागफल हो गया। तो भागफल को यहाँ रखा प्लस शेषफल। ठीक है, अब जब ये हो गया क्या, शेषफल हमारा 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब तो ये संख्या हमारा HCF होगी। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आया तब हम क्या करेंगे, जो b है उसे तो रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ बीच में बराबर, और जो शेषफल है उसे रखेंगे हम यहाँ पे भाज्य बना के, भाजक बना के। ठीक है, 60 इस तरफ हो गया, 10 उस तरफ हो गया। ध्यान से देखो, यदि शेषफल 0 नहीं आया एक बार एल्गोरिथम लगाने पर, तो जो हमारा भाजक था उसको तो हमने क्या बना लिया, भाज्य। ठीक है, और जो हमारा शेषफल था उसको हमने बना लिया भाजक। या फिर ऐसे बोल सकते हैं b को a बना लिया और r को क्या बना दिया, b। क्या करा हमने, b को a बना दिया और r को बना दिया हमने b। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यानी कि या फिर ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने के बाद क्या होगा, 10 से इसे काटेंगे, 6 बार कट गया, 10 6 60 और प्लस में 0। ठीक है, और इस बार क्या हो गया, 0 आ गया शेषफल हमारा, r क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं चूंकि
r बराबर 0, इसलिए HCF किस किस का, 60 और 250 का, 60 और 250 का बराबर है, जहाँ पे 0 आया उसका भाजक देखो बस 10। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा खंड जो दोनों को काट दे। यानी कि इन दोनों को काटने वाला कौन है, देखो 2 से भी कट रहे हैं वैसे तो, अच्छा 3 से 2 नहीं कट रहे, 4 5, 5 से भी कट रहे दोनों के दोनों, 6 7 8 9 10, 10 से भी कट रहे दोनों के दोनों, और 10 से आगे नहीं कट रहे। तो ऐसा सबसे बड़ा खंड जो इन दोनों को काट दे वही हमारा क्या होगा, HCF। अब 2 भी काट रहा, 5 भी, 10 भी, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 10। तो जो अगर सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, दोनों को ही एक साथ, जैसे 10 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो यही हमारा क्या हो गया, HCF। ठीक है, चलो एक्सरसाइज में आ जाओ। इसमें प्रश्नावली 1.1 देखो, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो इसमें है, कौन सा कराऊं, दूसरा कराते हैं, चलो पहला और तीसरा खुद करना। 196 और 38,220। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो चलो कैसे करते हैं। माना A बराबर, जो बड़ी संख्या है, 38,220 और B बराबर 196 है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, उसके अनुसार क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ पे R हमारा B से छोटा है और 0 के बराबर या फिर बड़ा है। ठीक है, अच्छा चलो इस्तेमाल करते हैं। A क्या होगा हमारा, 38,000 इम्प्लाइज 220। अच्छा, इसको किससे काटा, 196 से। अब देखो 196 से अगर इसे हम डायरेक्ट काटे हैं, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं क्योंकि एक संख्या में तो आना नहीं, एक अंक में तो आना नहीं, तो इसलिए हमें इसे यहाँ पे करके देखना पड़ेगा। 38,220, ठीक है, 196, 19 दूनी 38। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, 392 आ जाएगा अगर दोगुना करें, तो एक हम चलाना पड़ेगा। 196, 12 में 6 गए 6, यहाँ पे कितने हो गए, 7, 37, 18। ठीक है, यहाँ 2 आ गया, 19, नंबर चला गया, देखो 9 6 54, 5, 19 नंबर 171, 5 176, 12 4 8, यहाँ पे हो गए 5, और 15 में से 6 गए 9। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, आगे क्या बची, 0, इसको काटो, 19 पंजे, 6 पंजे 30, 3, और 19 पंजे 95, 3 98, ये तो शेषफल 0 आ गया, यानी कि एक ही लाइन में हो गया। तो 196 ये तो हमारा भाजक था और भागफल क्या आया, 195, और प्लस शेषफल, शेषफल क्या है, 0। ठीक है, चूंकि शेषफल 0 है, चूंकि शेषफल 0 है, 0 है, इसलिए HCF 196, 38,220
बराबर जहाँ पे शेषफल हमारा 0 आया वहाँ के लिए भाजक यानी कि b को देखेंगे तो क्या हो गया 196। ठीक है, 196 हमारा क्या है, इसका HCF है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, केवल भाग करनी है जो हम पहले से ही करते हैं। भाग को करने का तरीका बदल दिया बस, मतलब तरीका भी वही है, बस लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, सवाल नंबर 2। इसमें कहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ क्या कोई पूर्णांक है। क्या बताया, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक ठीक है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। अब देखो, इसमें मान लीजिए, माना ये हल हो गया हमारा, 2 पूर्णांक A और B है। ठीक है, जहाँ पे b बराबर हो गया 6, यानी कि जो यहाँ पे संख्या है उसे हम b मानते हैं। ठीक है, भाजक है जो। ठीक है, b बराबर 6 हो गया। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यदि दो धनात्मक है, ये दो पूर्णांक है a और b, तो उसके अनुसार क्या लिखते हैं हम, उसके अनुसार लिखते हैं a बराबर BQ+R। लेकिन b तो क्या है हमारा 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और R हमारा जो है वो b से छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब b बराबर 6 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a बराबर 6q+R। ठीक है, और R क्या होगा हमारा 6 से छोटा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि R हमारा 0 के बराबर, एक तो 0 हो सके, एक 1, 2, 3, 4 या 4 या 5। ठीक है, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 से छोटा ही होना, लेकिन फिर भी 6 मान आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान आ गए, यानी कि R इनमें से कुछ भी हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थात a क्या क्या हो सके हमारा, कोई यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस किस रूप में हो सके, a बराबर 6q, जब r बराबर 0 है तो +0 करेंगे हम। ठीक है, ये a बराबर 6q प्लस r का मान इस बार 1 रखेंगे तो 6q+1, फिर a बराबर r का मान इस बार 2 रखेंगे 6q+2। ठीक है, यहाँ पे r का मान उधर से रख रहे एक एक बार, तो a का मान क्या हो जाएगा 6q+3, फिर 6q+4, ऐसे ही 6q+5। ठीक है, ये सब a के मान आ गए, यानी कि a इतनी सारी संख्या हो सके, कुछ भी कोई भी पूर्णांक हम इस रूप में लिख सके, 6q, 6q+1, 6q+3, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5।
ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये जो संख्या है ये तो हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये कैसा है, सम। ठीक है, 6q। केस 1, जब a बराबर है 6q। ठीक है, 6q का मतलब है 2 गुना 3q। ठीक है, यानी कि 2m, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, m क्या हो गया यहाँ पे, एक पूर्णांक, यानी कि 3q का मान कुछ भी रख दो, m n कुछ भी, abc कुछ भी रख सकते हैं, तो 2m लिख दिया हमने यहाँ पे। तो जहाँ m कोई पूर्णांक है, अब यदि कोई संख्या इस रूप में लिखी जा रही है 2m के रूप में, यानी कि उसमें से 2 कॉमन आ रहा बाहर, तो इसका मतलब वो संख्या हमेशा हमेशा सम होगी। ठीक है, यदि m पूर्णांक है तो। ठीक है, यदि परिमेय होगी तब तो बदल जाएगी चीज़ें, लेकिन अगर ये पूर्णांक है m, तो ये हमेशा क्या होगी, 2m सम संख्या होगी। तो ये तो होगी, अगर 6q के रूप में है तो ये होगी सम। ठीक है, अच्छा केस 2 क्या हो गया हमारे पास, हमें तो इस सम की बात करनी कर ली। ठीक है, जब a बराबर हो गया 6q + 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 6q का इसमें से 2 कॉमन लिया, 3q + 1, यानी कि 3q को फिर से m रख देंगे तो 2m + 1। देखो 6q था, 6q में से 2 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा, 3q, और +1 तो है ही। अब 3q को m मान लिया और ये क्या संख्या बन गई, 2m + 1। 9th में हमने पढ़ा होगा, करा भी होगा कि 2m ऐसी इस प्रकार की जो ऐसी संख्या है, यानी कि जिसमें भी 2 बार आ रहा हो और एक वेरिएबल हो, ठीक है, कोई चर पद हो, तो ये हमारी कैसी होती है, सम। और इसी में से 2x - 1 हो या फिर 2x + 1 हो, ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, विषम। ये भी विषम, ये भी विषम, और वो वाली क्या होगी, सम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से 3q को जब हमने m मान लिया तो 2m + 1 वापस से लिख देंगे, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब आ गया केस 3, जब a बराबर 6q + 2। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, 3q + 2 में से 2 ही निकाल दिया तो क्या बचा, 1। ठीक है, कॉमन लिया। उसके बाद इस पूरी चीज को हम m लिख सकते हैं, यानी कि 2m, और फिर क्या बच गया, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे भी m कोई पूर्णांक है, यानी कि ये संख्या भी कैसी होगी, हमारी सम बन गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखिए केस 4। केस 4 क्या होगा, जब a बराबर 6q + 2 तो हो गया, अब आगे बचा 3, 6q + 3 होगा, तो ये क्या होगा, a बराबर 6q + 3। ठीक है, इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6q + 2 + 1। 3 ही कॉमन लेंगे इसमें से, 3 कॉमन लेने से हमें या ना तो ये पता लगा कि ये सम है, ना ही ये पता लगा कि ये भी सम है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद इन दो संख्याओं में से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 3q + 1, और +1 जो ये बाहर का है इसको ऐसे ही रहने दिया, तो ये भी क्या बन गया हमारा 2। इसको फिर से हम मान लिया 2m + 1, जहाँ m कोई पूर्णांक है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब केस 5 देखो। केस 5 में क्या होगा, जब a बराबर 6q+4 होगी, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए। ये कैसे करेंगे हम, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, पूरे में से 2 कॉमन आने पर 3q+2 यानी कि 2m, ये भी इस रूप में आ गया, ठीक है। ऐसी केस 6 देखेंगे। केस 6 देखो, केस 6 क्या है हमारा, जब a बराबर 6q+5 होगा, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, a बराबर 6q, 5 को 4+1 लिख देंगे। तो पहली 2 संख्या जो है इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, a बराबर 2 कॉमन, यहाँ पे 3q+2+1, तो a बराबर क्या हो गया 2, इसको फिर से हम मान लिया और +1 यानी कि 2m+1, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने से हमें क्या पता लगा कि जब a बराबर 6q है, यानी कि कोई संख्या यदि 6q है, 6q+1 है, जब 6q है तो वो सम होगी, ठीक है। यदि 6q+1 है तो वो कैसी है, विषम, यहाँ से दिख रही है। यदि 6q+2 है संख्या तो वो कैसी है, फिर से सम। और 6q+3 है तो वो कैसी है हमारी, विषम। 6q+4 है तो कैसी है, सम। 6q+5 है तो कैसी है, विषम। इन्होंने क्या पूछा था कि हमें सिद्ध करना था यदि कोई भी विषम संख्या है, विषम पूर्णांक है, तो उसे इसी रूप में लिखा जा सके केवल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सम संख्या थी उससे तो 6q है, ये तो हुआ हमारा सम, ठीक है, ये रहा यहाँ पे। अच्छा, ये वाला फिर से सम हो गया, ये रहा यहाँ पे, और एक ये वाला सम हो गया, ठीक है। तो सम के बारे में तो इसने कुछ भी नहीं कहा, हमें विषम के बारे में बताना। तो जो विषम संख्या है यहाँ पे देखो 2m+1, और ये वाली 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इन तीनों संख्याओं जो है इनके रूप में हमेशा किसी भी विषम संख्या को लिखा जा सकता है, ठीक है। यही हमें इसमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमीका के अनुसार, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ऐसे कई सवाल है, ठीक है। कहीं क्या 2 ही हो रहे हैं बस, चौथा और 5वां, ठीक है। तीसरा देख लो पहले एक बार। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो क्या बताया, एक परेड है। परेड क्या हुआ है, आर्मी की जो टुकड़ियाँ निकलती हैं, जो झांकियाँ निकलती हैं आर्मी की, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 26 जनवरी पे जो है आर्मी वाले राजपथ पे यूँ लाइन लगा के जो मार्च पास्ट वगैरह करते हैं, जो भी झांकियाँ वगैरह जो भी प्रदर्शन करते हैं, उसे ही परेड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, ठीक है, यानी कि इस परेड में 616 सिपाही है, सदस्यों की सेना, ठीक है। और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, जो इनके बैंड वाले होते हैं, जो बैंड मतलब ढोल वगैरह बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, तो वे सब भी आर्मी वाले ही होते हैं। आर्मी के अंदर जो खाना पकाने वाले हैं वे भी आर्मी के ही है, और गाड़ी चलाने वाले हैं वे भी आर्मी के ही है, सबके सब आर्मी वाले ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड, आर्मी बैंड जो है इसमें 32 सदस्य है, 32 सदस्यों का आर्मी बैंड, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के पीछे पीछे चलना है, इन्हें लाइन लगा के ऐसे, ठीक है।
समान स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें मार्च कर सकते हैं। यानी कि अब मैक्सिमम ऐसी लाइन कितनी है जिनमें एक साथ साथ चल सके। ठीक है, चलो देखो, अब जब भी अधिकतम पूछा जाए, ठीक है, अधिकतम यदि पूछा जाए तो हमेशा HCF निकालना होगा। ठीक है, और यदि न्यूनतम पूछा जाए तो LCM निकालना। ठीक है, ये तो वैसे ही सिंपल सी ट्रिक है यदि हम सवालों को ध्यान से देखें। ठीक है, वैसे सवाल को समझ के तब करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी एक चीज़ है। ठीक है, तो आप देखो कैसे निकाल लेंगे इसे। इसमें HCF निकाल लेंगे क्योंकि एक्सरसाइज भी HCF की है अभी तो। ठीक है, तो माना A बराबर हमारा 616, B बराबर 32। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन छः सौ सोलह बराबर 32। अब 32 से देखो कितनी बार काटेंगे। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, दूनी तो याद हो जाएगा एक कम। 32 से कम 32 बचे कितने, 29। 616 32 कम 32, 9 2 29, 6 32, 3 अठे 9 2 18, 1 9 27 28। ठीक है, 288 बचे कितने, 8। ठीक, और 19 बार कटा और शेषफल क्या बच गया, 8। ठीक है, तो अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि इसका मतलब हम HCF निकाल नहीं पाए अभी। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा ये है B, इसको तो A बना लिया। ठीक है, और जो हमारा भागफल है इसको हमने क्या बना लिया, अपना भाजक बना लिया। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 चौक 32 पूरा कट गया, प्लस 0, शेषफल क्या हो गया हमारा, 0। ठीक है, तो अब सवाल क्या था, वापस से पढ़ो एक बार। सवाल था दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो 8 हमारे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ से तो हम लिख सकते हैं HCF 616 और 32 का क्या हो गया हमारा, 8। और आगे लिख सकते हैं अतः 8 उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, बस ये सवाल इस तरीके से है। इसमें सवाल में इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना था। HCF भी कौन से तरीके से, यूक्लिड विभाजन परमीका के हिसाब से। ठीक है।